वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया हूँ बहुत ही टाइम के बाद, है ना। लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत मस्ती कर ली होगी। मस्ती तो कर क्या करी होगी, आप लोग घर पे रहे होंगे, तो फिर भी एक फुर्सत का टाइम आपको मिल चुका होगा अपना आराम पूरा करने के लिए। तो अब शुरू करते हैं दोबारा से अपने फिर से वही स्कूलिंग स्कूलिंग जो आप लोग पहले ऑफलाइन करते थे, अब ऑनलाइन चल रही है। तो एक तरह से आपके स्कूल फिर से रीओपन हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आपका आगे का सिलेबस। बट नहीं, आगे का सिलेबस अभी नहीं कराएंगे। पहले क्या करेंगे, लॉकडाउन के बाद आपने जो भी पढ़ा था या लॉकडाउन के दौरान जो भी पढ़ा था उस पार्ट का थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस पार्ट को पहले रिवाइज कर लेंगे। एक दो वीडियोस लगेंगी पहले यूनिट के लिए और एक दो वीडियोस लगेंगे आपके दूसरे यूनिट के लिए। दो वीडियोस जो आपने कर लिए हैं उनका एक प्रॉपर रिवीजन मैं इन दो वीडियोस या चार वीडियोस जितनी भी लगेंगी उनमें करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई डाउट्स आते हैं, फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो जस्ट लेट मी नो, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूलेज। ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस, उनकी लिमिटेशंस जो भी हैं सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस आपका जो है पहला यूनिट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भाई, एक जो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? पढ़ा हुआ है पहले का, है ना, रिवीजन चल रहा है। तो क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कहलाता है? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज को भी कैटेगराइज करा गया है दो हिस्सों में। One of them is your fundamental physical quantities and the other one is your derived physical quantities। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं भाई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करें। सर, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो भाई, फिजिकल क्वांटिटी वो है जो भी मेजर हो सके। आपका मास कितना है वो आप मेजर कर सकते हो, तो वो क्या हुई? वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपने कितने टाइम के लिए पढ़ाई करी, आपने कितने टाइम के लिए खेला, तो वो टाइम वहां पर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप मेजर कर सकते हो। आपकी लेंथ क्या है, आप कितना चल के गए कहीं पर, तो वो पर्टिकुलर लेंथ जो भी है वो आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप किस वेलोसिटी से भागते हो, आप किस वेलोसिटी से स्कूटी चला रहे थे, तो उसकी भी एक मेजरमेंट होती है, उसको भी आप मेजर कर सकते हो, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पड़ा हुआ टेबल, इसको अगर मुझे पुल या पुश करना है, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उस फोर्स को भी मेजर करा जा सकता है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इज सेड टू बी अ फिजिकल क्वांटिटी। और उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला हम एवं नहीं पढ़ रहे यार, इसका बहुत बेसिक यूज है जो आप अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे, जो मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ, मतलब फिर से रिवाइज करोगे। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करें। तो फॉर एग्जांपल पहला हो गया मास। ठीक है, तो मास का होता है एम। तो एम बेसिकली क्या है आपका? रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले। फिर दूसरा होता है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का होता है एल। तो एम हो गया मास का डायमेंशन फॉर्मूला, एल हो गया लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला। तीसरा होता है टाइम। ठीक है, तो टाइम का होता है कैपिटल टी। फिर इनके अलावा चार और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन ही हैं जो वाइडली यूज करी जाती हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। फोर्स देख लो, प्रेशर देख लो, मास देख लो, पावर देख लो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट देख लो, हर एक में ये तीनों आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आता है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का अपना कोई एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का अपना डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फिर करंट, करंट का अपना डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर का अपना डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक, सर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बता दिया एम एल टी है, तो इनका भी क्या टी आई सी क्यू होगा? नहीं,
इनके पहले पहले करेक्टर्स का ही रिप्रेजेंटेशन उनके डायमेंशनल फॉर्मूले के थ्रू करा जाता है। पर इनमें क्या होता है, इनके यूनिट्स के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। इनके यूनिट्स का जो पहला करेक्टर होगा वो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले की नॉलेज देता है। जैसे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन का के यूज करा जाता है टेम्परेचर के डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए। ठीक है, इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, तो कैंडेला का सी डी यूज करा जाता है उसके अपने डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए। करंट का होता है एम्पियर, तो एम्पियर का ए उसके अपने डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए यूज होता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर का डायमेंशनल फॉर्मूला उसके यूनिट आता है और उसका यूनिट होता है MOLE, मोल। तो मोल का शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिया जाता है MOL। तो ध्यान दें, पहले तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले उनके अपने अल्फाबेट से आ रहे हैं और बाकी के चार का डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से चुरा रहे हैं, उनके अपने यूनिट से चुरा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज जिनके फॉर्मूलेस या जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलेस अपने लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। जो आप कह सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करें उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गई भाई, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम का हो गया कैपिटल टी। ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल टी माइनस का 1। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल वी अपॉन टाइम टेकन, आपके पास कैपिटल टी या टाइम लिख लीजिए। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो दो पर्टिकुलर वेलोसिटीज को अगर मैं माइनस करता हूँ मुझे वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा एल टी माइनस 1, क्योंकि मैं ऊपर इसको डिराइव कर चुका हूँ और टाइम का कैपिटल टी लगा दिया जाए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। अच्छा यार, मैं आज बड़ा सूटेड एंड बूटेड होके आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कैसे बैठे हुए हो, कच्चे बनियान में तो नहीं बैठे हुए हो, बेड पे लेटे तो नहीं पड़े हो, वेल ड्रेस्ड रहे। घर पे भी जब आप पढ़ने बैठे मुंह धो के बैठे, क्योंकि नींद आना वैसे ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा तो नींद आएगी आएगी। एटलीस्ट एक काम कर ले, बेड पे तो बिल्कुल बैठे लो, इतना काम जरूर कर लें प्लीज। ठीक है, टेबल कुर्सी लीजिए, वहाँ बैठिए, वहाँ वीडियो देखिए, हो सके तो अच्छे कपड़े पहन लीजिए, हो सके तो यूनिफॉर्म भी पहन लीजिए अपने अपने घर पे, जो आपका रोज का टाइम टेबल सेट हो चुका है 8 से 1.5 लॉकडाउन के बीच में। तो उस दौरान अपनी यूनिफॉर्म पहनिए तो और अच्छा लगेगा आपको भी। अपने घर को ही अपना स्कूल बना दीजिए, वैसे भी ऑनलाइन स्कूल आपका है इस समय, है ना, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो जैसे मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ यार मैं वाकई में पढ़ा रहा हूँ, आप फीलिंग लीजिए कि वाकई में आप पढ़ रहे हो। क्योंकि ये मत सोचिए यार कल को स्कूल खुल जाएंगे, यार स्कूल अपना काम कर रहा है, बखूबी कर रहा है, बहुत कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना कर रहा है। आपको मैं अभी बता दूं, ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ मैं ऑलरेडी अभी बना के हटाऊं, बट हुआ क्या, मैं माइक ऑन करना भूल गया। 40 मिनट की जो वीडियो अब बना रहा हूँ तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट क्या हुआ, माइक ऑन नहीं कर रहा था, तो वीडियो सारी की सारी क्या हुई, खराब हुई। मेरे 40 मिनट मैं नहीं कहूँगा खराब हो गया, जो भी है, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, आप भी रिग्रेट ना करें, पढ़ने बैठे, ढंग से बैठे, मजा आए, उसी में फायदा है आपका भी, है ना। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला आपको, एल टी माइनस 2। सिमिलरली आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, उसके अपने फॉर्मूले से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का कैपिटल एम और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 वहां से लिया हमने। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस। सिमिलरली आपको मोमेंटम का फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, मोमेंटम। तो मोमेंटम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का कैपिटल एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक प्रेशर, अब भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसका आंसर, अभी पहले इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि अगर आंसर नहीं आया आप लोगों में से किसी का, तो मान लेना आपने वहां पे तो प्रेजेंट सर लिखा होगा गूगल क्लासरूम पे,
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं आया तो आपकी मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो एक तरह से आपकी अटेंडेंस है, तो आप अपनी अटेंडेंस अगर चाहते हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, किसके कमेंट बॉक्स में? गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में लिखना है, हो सके तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दो तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और करते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है F=G(m1m2)/r का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज में से निकाल के जल्दी से भाई साहब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन सा कमेंट बॉक्स में? चलिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बताओ और अच्छा रहेगा, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे ना, बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। चलिए, अब अपने लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला तो सर पढ़ लिया, ठीक, हमने पढ़ा भी दिया, आपने पढ़ भी लिया। पढ़ा क्यों? क्या फायदा है इस चीज का? सही बात है, फिजिक्स में अगर कुछ भी पढ़ रहे हो और विदाउट एनी लॉजिक पढ़ रहे हो तो सिर्फ पीटने का मन करता है, और जिसने पढ़ाया उसको पीटने का मन करता है, ऐसे ही है कुछ, है ना? क्यों पढ़ा रहे हो जब इसका कुछ लॉजिक नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिजिक्स में कुछ भी पढ़ोगे उसका लॉजिक भी होगा, उसका यूज भी होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूले का भी यहाँ पर अपना एक यूज है, इसकी अपनी एप्लीकेशन है। पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, जब एप्लीकेशंस भी हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। ठीक है, तो बात करता हूँ पहली एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन आ जाती है इसमें टू डिराइव अ फॉर्मूला। पहली एप्लीकेशन आती है टू डिराइव अ फॉर्मूला, मतलब समझाइए सर। हाँ भाई, अभी समझा रहा हूँ, रुको तो। फॉर्मूला डिराइव करना है कैसे? कोई फॉर्मूला बाई चांस भूल चुके हैं, ठीक है, भूल चुके हैं, बट आपको ये याद है वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जिसका भी वो फॉर्मूला था, वो किन किन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता था, आपको वो याद है? अच्छा, जैसे जैसे कि बोले तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है m²/r। आपको पता होगा कौन सा फोर्स का फॉर्मूला? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, 9th क्लास में आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, ठीक, बट आप भूल चुके हो, मान लो 11th में आप भूल गए, बट आपको ये याद आ रहा है यार उस फॉर्मूले में m आता था, v आता था, r आता था, ये याद आ रहा है। पावर्स भी नहीं याद है, चलो पावर्स भी मान लेते हैं अपनी तरफ से, a b और c थी। ठीक, तो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेगा? डायमेंशन फॉर्मूला आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला डिराइव करके दे देगा। अच्छा, बिल्कुल, बस क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना जरूरी है तो डायमेंशन फॉर्मूले, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले क्या हुआ मतलब यहाँ पर ये है कि डायमेंशन फॉर्मूले की अपनी नॉलेज आपको होना जरूरी है, तभी तो आप उसका यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मास का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और रेडियस का भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, और अगर आपको पहले से आता है तो इसको ड्राइव करिए, और वरना चेकआउट द बोर्ड, मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इनकी पावर्स हमें नहीं पता, ए बी सी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो लिखा जाता है के, एम की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, और आर की पावर हो गई सी। ठीक, अब मेन चीज, ये के कांस्टेंट बिल्कुल है, तो इस के कांस्टेंट की नॉलेज का डायमेंशन फॉर्मूला देगा, तो मैंने बोला ना पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है मेरे लाल, तो जब उसके एप्लीकेशंस हैं तो लिमिटेशंस भी होंगी। तो ये के की वैल्यू डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बता पाता है तो फॉर्मूला गलत है। नहीं, फॉर्मूला ये मिलेगा m²/r, बट उसके साथ एक के आएगा, तो एक्सपेरिमेंटली एक के को क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे, यहाँ तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, यहाँ फिर ये अपनी तरफ से आप पुट करोगे, और वरना अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको ये क्वेश्चन में एज इट इज छोड़ के आना पड़ेगा, याद रहे। ठीक है, तो अब नॉलेज किसकी होना जरूरी है? डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mLT-2 के एज इट इज। ठीक है, स्मॉल m का मास है ना, तो मास का कैपिटल M पावर A, वेलोसिटी का LT-1 पावर B, R रेडियस L की पावर C। अब इन पावर्स को, सॉरी, इन पर्टिकुलर ब्रैकेट्स को ओपन करिए तो क्या मिलता है? mLT-2 इज इक्वल टू के n की पावर A, L की पावर B, T की पावर -B, L की पावर C। ठीक, अब कोफिशिएंट सेम हो तो पावर स्क्वायर कर दिया जाता है, m का तो कोई और कोफिशिएंट है नहीं तो m की पावर ये रही। l के दो पर्टिकुलर पावर्स हैं तो b प्लस सी एज इट इज आ जाएगा, और t की पावर कितनी है? -का। इधर आपके पास क्या है? m l t -2।
अब ध्यान रहे कि इधर जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। भाई अगर इधर फोर्स है तो जाहिर सी बात है ये सारे मिलके क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, फोर्स ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन सब का मिलके जो एक डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा वो फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी चीज। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर को कंपेयर करने के बाद, ऑन कंपेयरिंग पावर्स व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज ए की वैल्यू जो m की पावर a है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। एल की पावर जो b प्लस सी है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो पावर क्या है एल की, इधर 1 के बराबर। और t की पावर माइनस बी है, इधर -2 है, तो माइनस बी विल बी इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर, a की वैल्यू 1 के बराबर। अब बात आती है यहाँ पर कि 2 आपने जब यहाँ पुट कर दिया तो c की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ 2 को पुट करो, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी, -1। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास b की वैल्यू आ गई, आपके पास c की वैल्यू आ गई। इनको आप यहाँ पुट कर दीजिए k वाले फॉर्मूले में, तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर की पावर -1, या फिर f इज इक्वल टू k एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अगर ये क्वेश्चन में गिवन है k इज इक्वल टू 1 तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आ जाएगा, वरना इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी छोड़ के भी आ सकते हो। ठीक है, तो के साथ कोई गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली एप्लीकेशन की। तो अगली एप्लीकेशन आपकी क्या है, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर सकता है आपका डायमेंशन मामला एक से दूसरे में। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं, तो भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप जो भी मेजर करते हो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। जैसे मास का यूनिट हो गया ग्राम, केजी, पाउंड। तो इस तरह से ये कह दिया जाता है ये पर्टिकुलर यूनिट्स अपने अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बिलोंग करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हुए, ये हुए आपके बेसिकली 4 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से, एक हो गया एफपीएस, एक हो गया सीजीएस, एक हो गया एमकेएस, और एक हो गया आपके पास एसआई यूनिट जो सबका बाहर, ये कह सकते हो आप। ठीक है, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड्स, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स, और एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड्स। ये गोरे लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो यूज करते हैं, और ये अपने लोग इंडियंस ये यूज करते हैं, ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। आपने नोटिस भी करा होगा रेसलर्स वगैरह का वेट ज्यादातर किस में बताते हैं, पाउंड्स में बताया जाता है, हाँ है ना। और हाइट किस में बताई जाती है, फुट्स वगैरह में। अपने लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपने लोग यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई भी नेशनल इवेंट या क्लस्टर लेवल तक का भी कोई इवेंट खेला है तो आपकी वहाँ पर जाके कोई भी डिस्टेंस या कोई भी पर्टिकुलर हाइट अगर वो मेजर करते हैं तो वो किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर से। लॉन्ग जंप देख लेना, हाई जंप देख लेना। ठीक है, और आपका मास ग्राम से या केजी से, और टाइम आपका हो गया सेकेंड्स में। ठीक, अब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। सीरियसली यार, कैसे, कोई मान लिया कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और बिलोंग करती है किसको, न्यूटन को। न्यूटन बोले तो बंदे को नहीं। तो n1 न्यूटन का मतलब यहाँ पर समथिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 10, तो 10 न्यूटन का मतलब 10 न्यूटन नहीं आ गए यहाँ पर, सर न्यूटन नहीं आए हैं खुद। 10 न्यूटन का मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये समथिंग किसी के इक्वल हमने प्रूव करना है। सपोज ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये डाइन्स के इक्वल हमें प्रूव करना है, कितने डाइन्स होंगे। ये डाइन क्या है, अबे वो डायन होता है वो नहीं, ये डायन यहाँ पर क्या है, ये आपका एक यूनिट है। कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, किसका, फोर्स का। किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट। तो भाई सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स में आपको कन्वर्ट करना है तो मतलब n2 आपको क्वेश्चन मार्क जो कि निकालना है, और n1 गिवन है। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट उन डायमेंशन फॉर्मूले में मास, लेंथ और टाइम सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सीजीएस में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम्स, S स्टैंड्स फॉर सेकंड्स। तो मास सेंटीमीटर ग्राम्स में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में होगी, टाइम सेकंड्स में होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ m की, s जो कि न्यूटन के लिए है, तो m स्टैंड्स फॉर मीटर्स, t स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, s स्टैंड्स फॉर सेकंड। बेसिकली टाइम दोनों में सेकंड्स है, और बाकी चीजें मैच नहीं कर रही। तो अगर मैं बोलता हूँ न्यूटन की जगह कोई भी एक एक्स वाई जेड एक जनरल फॉर्म में लेता हूँ तो एम एल टी, दोनों तरफ पावर क्या रहेंगी, पावर सेम रहेगी, बट मास सेम नहीं रहेगा, लेंथ सेम नहीं रहेगी, और टाइम सेम नहीं रहेगा। सिमिलरली इधर भी कोई अगर जनरल कंडीशन मानते हैं तो एम एल टी पावर सेम रहेगी दोनों तरफ, बट मास, लेंथ और टाइम इधर से मैच नहीं करेगा, पावर्स मैच करेगी। तो इधर वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 1,
उधर वाले के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू थी। कन्वर्जन करना है न्यूटन का डाइन में, तो जैसे पता है N1 बताओगा N2 निकालना है, तो N2 के लिए फॉर्मूला बना दो। तो N2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, N1 M1 की पावर A L1 की पावर B और टाइम T1 की पावर हो गई C डिवाइडेड बाय M2 की पावर A L2 की पावर B और टाइम T2 की पावर हो गई C। अब N2 इज इक्वल टू N1, तो ध्यान से देखो M1 अपॉन M2 की होल पावर हो गई है L1 अपॉन L2 की होल पावर हो गई B, T1 अपॉन T2 की होल पावर हो गई C। फिर तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, जनरल फॉर्मूला, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए काम करेगा। तो अभी के लिए हमने लोगों ने फोर्स के लिए यूज करना है, तो ध्यान से देखो न्यूटन M1 में आपका मास किस में होगा, केजीस में होगा, तो आप M1 की जगह क्या लिखोगे 1 kg। M2 सीजीएस में आपका मास किस में होगा, ग्राम्स में, तो 1 ग्राम पावर A। L1 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर होल पावर क्या है B। टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड होल पावर होगी C। अब यार सब कुछ पता चल गया, मैं M1 पता चल गया, M2 पता चल गया, L1 L2 पता चल गया, T1 T2 पता चल गया, बट पावर्स A B और C पता नहीं है। चलिए अभी तक तो भाई ये तो लॉजिक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये इसकी एप्लीकेशन ये हमें पता करना है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2, M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2। तो यहाँ पर M की पावर क्या है A जो कि 1 है, L की पावर क्या है B जो कि 1 है, T की पावर क्या है C जो कि -2 है, जिसको अपने लोग इधर पुट करेंगे। तो N2 इज इक्वल टू N1 कितना था 10, इसको यहाँ पुट कर दिया। M1 आपके पास था 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पावर 1 1 मीटर्स अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1 सेकेंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। यहाँ तक पहुंच गए आप लोग। अब क्या करना है, कन्वर्जन करना था न्यूटन्स का डाइन में। न्यूटन्स बोले तो केजी मीटर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन्स में, बोले तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड्स में। कन्वर्जन कर दीजिए। तो N2 इज इक्वल टू 10,000 ग्राम्स अपॉन 1 ग्राम पावर 1 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1। और भाई इधर तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड है, 1 ही आएगा, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो क्या मिलता है 1 ही मिलेगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 1000 इंटू 100, तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा 10 टू द पावर 6। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 टू द पावर 6। तो अब ये 10 न्यूटन था, 10 टू द पावर 6 डाइन्स के बराबर। अगर 1 न्यूटन होता तो 1 न्यूटन की वैल्यू होती 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर। क्लियर है। तो और देखिए भैया आगे, अब आपके पास है जो लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन करते हैं। अच्छा, इसमें भी जो लिमिटेशंस हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, कि वही कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं पता चलता अपने लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूलेस में, वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते अपने लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूलेस। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी इक्वेशन को अगर मुझे चेक करना है वो सही है या नहीं, तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूलेस का यूज कर सकता हूँ। जैसे सिंपल तीसरी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है ना, 9th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वेलोसिटी यू वेलोसिटी ए टी भी क्या वेलोसिटी है। तो भाई अगर ये इक्वेशन अगर हम कहते हैं सही है, तो वेलोसिटी तभी मिलती है जब दो चीज़ों को ऐड करा जा रहा है। तो ये अगर ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटीज को ऐड करते हो तभी तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या वेलोसिटी मिलेगी। पहली बात तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐड ही नहीं हो सकती। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड करते हो। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यूटी क्या है, यूटी भी आपका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। एटी स्क्वायर क्या है, एटी स्क्वायर भी आपका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो आपके कंप्लीट होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला मैच कर जाना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर इक्वेशन सही होगी, वरना वो इक्वेशन गलत। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलेज आपको अगर इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए आ जाता है, तो अपने इंडिविजुअल टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करना है, वो सही है तो इक्वेशन सही है, वरना गलत है, ठीक। अब आपके सामने एक सिंपल सी चीज और पूछता हूँ, क्या ये इक्वेशन गलत है, v इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी।
चक्कर में पड़ गए, गलत ही है सर, है ना। पेपर में आ गया तो बड़ी जल्दी से इसको गलत ही करते ना बिना सोल्यूशन। भाई ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले शो दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। पांचों उंगलियां सेम नहीं होती ना, एप्लीकेशन के साथ साथ लिमिटेशन भी होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, 2 आने से क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही नहीं है? बिल्कुल सही है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन आपकी इक्वेशन को अगर अपने लोग वेरीफाई करते हैं तो ये सही है। डायमेंशनल फॉर्मूलेज के एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो ये सही है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूलेज के बेसिस पर आपकी इक्वेशंस सही निकलती हैं, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूलेज कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट नहीं करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज वो कभी भी इक्वेशन को चेक नहीं करते। तो 2 डाल दो, हाफ डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन सही है। तो आपके बोर्ड में भी या कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशनल फॉर्मूलेज इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखना छोटा सा करवाता हूँ। P इज इक्वल टू ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर P पावर है, T टाइम है, ठीक है, और x आपका डिस्प्लेसमेंट, और आपको कह दिया जाता है a डिवाइडेड बाय b निकाल के बताओ। ठीक, मतलब a अपॉन b का डायमेंशन मामला बताओ, ये पूछा गया। ठीक है, तो पावर का डायमेंशन मामला क्या होता है? पावर का डायमेंशन मामला होता है ml2t माइनस। निकाल सकते हो पावर के फॉर्मूले से भी, ऐसे वर्क डन अपॉन टाइम से निकालिए, यही आएगा। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करके उसका रिजल्ट पावर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी पावर होनी चाहिए, ये भी पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डायमेंशन मामला भी पावर के डायमेंशन मामले के बराबर होगा, इसका डायमेंशन मामला भी पावर के डायमेंशन मामले के बराबर होगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे a अपॉन टी स्क्वायर को एक बार इस डायमेंशन मामले के बराबर रखना है, एक बार बी एक्स को इसी डायमेंशन मामले के बराबर रखना है। तो a अपॉन टी का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू ml2t माइनस 3 इंटू टाइम का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? ml2t माइनस का 1। ये आ गई a का डायमेंशन फॉर्मूला। सिमिलरली मैं b का निकाल सकता हूँ, तो bx इज इक्वल टू ml2t माइनस 3। तो b विल बी इक्वल टू ml2t माइनस 3 डिवाइडेड बाय x का डायमेंशन फॉर्मूला l, क्योंकि l डिस्प्लेसमेंट को बिलोंग करता है। तो यहाँ l की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा? b विल बी इक्वल टू ml-1t माइनस। आपके पास अब ए का डायमेंशन फॉर्मूला भी है, आपके पास बी का डायमेंशन फॉर्मूला भी है, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर क्या मिलता है? तो ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? ml2t की पावर -1 डिवाइडेड बाय बी, तो बी कितना है? ml-1 t माइनस 3। एम से एम कैंसिल होगा, तो l की पावर 1 -1 ऊपर जाएगी तो l की पावर 3, t की पावर -3 ऊपर जाएगी तो प्लस का 2। तो a अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास ये आ चुका। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कंपैरिजन के होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज होगा। ठीक है, आपको मैंने जो शुरुआत में या कहीं पर बीच में क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो वह पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। हो सकता है आपके दोस्त यार दोस्त आपको कॉल करें, यार ये क्वेश्चन ये आंसर क्यों लिखा है, तो प्लीज़ उनको कुछ नहीं बताना है, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस है उसके ऊपर है। आप मुझसे थोड़ा सा ट्रूथ वर्दी रहें, है ना, तो फेयर रहें, अच्छा रहेगा, बाकियों का भी भला हो जाएगा, वो भी पढ़ लेंगे, पूरी वीडियो को देख लेंगे, वरना वो भी वीडियो को स्किप कर देंगे। ठीक है, हो सकता है प्रेजेंसर लगाने के बाद बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बट आपसे स्कूल 1 घंटा मांग रहा है एक सब्जेक्ट का, दिन भर में 4 घंटे या 5 घंटे हुए, कोई ज़्यादा नहीं है यार, कर सकते हो। ठीक है, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव ट्रस्ट इन टीचर्स, जस्ट डू इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।